हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है बीटीआर द्वारा प्रिस्क्राइब सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, उसमें वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है CE 305। उसके बारे के अंदर स्टडी करेंगे, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। आपको ये समझाया पार्ट फर्स्ट के अंदर है इसे CE 305 पढ़ा था कि हम जो है जिसे 6 यूनिट तक थे, उसमें हम क्या करते थे, वाटर सप्लाई के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर पार्ट सेकंड के अंदर जो है हमने बताया था कि जो 12th यूनिट तक है उसके अंदर हम जो है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग या सैनिटरी इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिटेल से हमने स्टडी करेंगे कि भाई हम किन किन की जो टॉपिक्स जो होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थर्ड के अंदर जो है आपके इसमें टोटल जो है आपके 18 या 19 यूनिट है। तो 12 यूनिट तक मैंने आपको पार्ट 1 से पार्ट 2 में ये बता दिया था कि हम जो है इस ईयर जो है इस सेमेस्टर के अंदर या इस ईयर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम बता दिया था कि 6 यूनिट तक तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में 12th यूनिट सीवेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 13 यूनिट के अंदर अब जो है हम लेइंग ऑफ सीवर है, तो हम जो है नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो है इस ईयर जो है हम सीवर के बारे के अंदर जो है कि सीवर अभी तक अपने जैसे मेन हॉल वगैरह के बारे के अंदर इनके बारे में हम इस ईयर पढ़ाई स्टडी करेंगे। साथ साथ के अंदर जो ट्रैप्स वगैरह है डिफरेंट टाइप्स की, इनके बारे में भी हम स्टडी वगैरह करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो आता है हम ये इस ईयर जो है हम सीवर को कैसे बिछाते हैं इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे करने हैं। तो हम ये जो अभी जो सीरीज चला है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट है कि मेरा मकसद ये है कि इसको इस लेक्चर को देने का है कि आपको जब हम स्टडी करें, ठीक है, हर एक यूनिट की जब स्टडी करें तो आपको थोड़ा बहुत जो है दिमाग के अंदर ये रहे कि हाँ सर हमको क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कुछ पार्ट आपके 5% पहले से ही होना चाहिए कि हाँ हमको ये पढ़ने वाले हैं। जब आप सिलेबस जब हम स्टडी करेंगे, ठीक है, आप सिलेबस रखेंगे तो आपको साथ में ये होना चाहिए कि हाँ सर ये पढ़ाने वाले हैं हमको, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि आज मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, सर ये पढ़ाएंगे, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, आप अपन में इंटरेक्शन प्रॉपर रूप से हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये जनरली पहले जो 1-2 लेक्चर होते हैं उसमें ये आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ या कौन सिलेबस में क्या चाहता है, वो आपको क्या सिखाना चाहता है। ठीक है, क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। ठीक है, तो ये है। तो जैसे अभी हम 3rd चैप्टर के अंदर जो है सैनिटरी कि सीवर को कैसे बिछाते हैं। ठीक है, अपन ने बहुत सारे डिज़ाइन भी कर ली। ठीक है, क्या होता है ट्रैप, क्या होते हैं, सीवरेज सिस्टम के बारे में स्टडी जो है उसके अंदर जो डिफरेंट है यूनिट है पहले वाले उसके अंदर बता दिया। तो सीवर बिछाते कहते हैं तो इसको अलाइनमेंट कैसे करते हैं, जैसे आपको बिछा रहे हैं अपन तो उसका अलाइनमेंट कैसे कर रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि अलाइनमेंट कैसे किया जाता है। जैसे आपके सर्वे हैं सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको सेकंड ईयर में भी पढ़ाया था, इस बार जैसे कर्व सेटिंग वगैरह आपको 3rd ईयर के अंदर पढ़ाया जाएगा, सर्वे पार्ट सेकंड के अंदर जो है। ठीक है, वो प्रॉपर अलाइनमेंट कैसे किया जाता है उसका, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आपको क्या है कि एक्सक्वेशन है, कितने मीटर का उसको खोदना है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कम से कम 1 मीटर जो है उसकी डेप्थ होनी चाहिए, इसकी विड्थ जो होनी चाहिए उसकी ये होनी चाहिए कम से कम आपकी जो है 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या ये कह सकते हो आपकी एक आदमी प्रॉपर रूप से उसमें बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल करेंगे। इसके बाद में जो है आपने अलाइनमेंट फिक्स कर लिया, प्रॉपर रूप से एक्सक्वेशन कर लिया, तो उसके बाद में आपके जो स्लोप होता है जिसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, उसको प्रॉपर रूप से ग्रेडियंट कैसे देंगे। देखो आपको वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर पाइप जो होते हैं वो प्रेशर के द्वारा होते हैं और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेविटी के थ्रू पानी बहता है। तो इसमें वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेडियंट है या स्लोप है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रेडियंट आपको किस तरह से प्रॉपर रूप से मेंटेन करना, आपने थोड़ा सा भी अगर प्रॉपर रूप से ग्रेडियंट मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा, आपकी जो सीवर की जो डिज़ाइन है वो कितनी आपने कर ली वो फॉल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस बारे में स्टडी करनी है। तो ग्रेडियंट जो है प्रॉपर रूप से हम किस में करेंगे, बोनिंग
रोड के द्वारा हम प्रॉपर रूप से ग्रेडियंट क्या करेंगे, ग्रेडियंट उसके अंदर उसकी ग्रेडियंट देंगे। बोनिंग रोड के द्वारा हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर रूप से जो है आपके ग्रेडियंट जो है सीवर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो सीवर के अंदर जो है वेस्ट वाटर जो बहता है वो ग्रेविटी के थ्रू बहता है। तो ग्रेडियंट जो हम बोनिंग रोड के द्वारा हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम जो है बेड जो है उसकी, जब आप सीवर बिछाते हैं, ठीक है, तो उसकी जब डालते हैं तो आपकी जो हार्ड सरफेस सब सरफेस होनी चाहिए वो प्रॉपर रूप से उसकी होनी चाहिए। ठीक है, कॉम्पैक्ट की हुई होनी चाहिए और उसमें कंक्रीट डली होनी चाहिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल सीवर आपने बिछा दिया तो वो क्या होना चाहिए, डसना नहीं चाहिए उसके अंदर, या उसके अंदर सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। सेटलमेंट होने से क्या होगा, उसका अलाइनमेंट जो है, या आपको कह सकते हो उसका ग्रेडियंट है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर रूप से बेड प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हम किस प्रकार उसमें पाइप जो है सीवर जो है कैसे डालेंगे, कैसे उसके अंदर लेइंग करेंगे और कैसे उसकी जॉइनिंग करेंगे, इसके बारे में भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, आपने लेइंग कर ली, आपने लोअरिंग कर ली, जॉइनिंग कर ली। इसके बाद में हम सीवर के डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे लीकेज नहीं हो, जैसे स्मोक है, स्मोक टेस्ट वगैरह है, स्टेटनेस का है, ठीक है, लीकेज वगैरह का है। तो अपने 5-7 तरह के टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद किस प्रकार बैग फिलिंग करनी है, जैसे 3 लेयर के अंदर करनी है बात समझ में। तो आप ऐसा नहीं हो कि एक साथ उसमें डाल दें और उसको प्रॉपर रूप से कॉम्पैक्ट नहीं करें, आप 3 लेयर के अंदर करें, उसको कॉम्पैक्ट करने और फिर उसके बाद के अंदर आप जो इसको लेवल सरफेस करें। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके मेसनरी है, ठीक है, जो सीवर के लिए मेसनरी वर्क जो होता है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके साथ में सरफेस ड्रेन जो होते हैं वो जो होते हैं कि पार्शली सेपरेट सिस्टम के अंदर जो हम सरफेस ड्रेन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं, उसकी शेप कैसी होती है, सरफेस ड्रेन की है। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जनरली जो सरफेस ड्रेन जो होते हैं वो क्या काम आते हैं, सरफेस ड्रेन जो होते हैं वो जनरली काम आते हैं जो स्टॉर्म वाटर होता है उस पानी को निकासी के लिए काम आता है। तो इस प्रकार जो है हम ये जो सब्जेक्ट है इसके मान में लेइंग ऑफ सीवर के बारे में स्टडी करेंगे। साथ साथ के अंदर जो है आपका मेंटेनेंस, अब जो 14 यूनिट जो है वो मेंटेनेंस की है। ठीक है, किस प्रकार आपको सीवर जो मेन होता है उसकी चेकिंग करनी है। ठीक है, और उसकी इंस्पेक्शन कैसे करना है, जैसे मैनहोल के थ्रू करना है, आपके लैंप होद में प्रॉपर रूप से आपको क्या करनी है, बल्ब लगा के उसको स्टेशन चेक करनी है। इसके साथ साथ में आपको क्लीनिंग कैसे करनी है सीवर की, जैसे फॉर एग्जांपल मैनुअल करनी है या आपको ऑटोमेटिक रूप से करनी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑटोमेटिक कैसे करेंगे और मैनुअल कैसे करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम इसकी स्टडी करेंगे। साथ साथ के अंदर जो है जब आप क्लीनिंग कर रहे हो, ठीक है, आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, ऑपरेशन जो कर रहे हो उसमें कौन कौन सी सावधानियाँ लेनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर रूप से मास्क पहनना चाहिए आपको, है ना। ठीक है, इसी तरह से आपको फॉर एग्जांपल जैसे वहाँ पे मेथेन वगैरह है, ठीक है, इथीन वगैरह जो है, इन चीज़ों के बारे में जो हार्मफुल गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो गैसेस है उससे बचने के लिए आपको प्रॉपर रूप से मास्क वगैरह पहनना चाहिए। तो कौन कौन सी सावधानियाँ होनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ के अंदर जो है आपको ट्रैप्स जो है उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, यानी कि उस ट्रैप्स अगर आपने सीवर के अंदर लगा रखा है तो उसके अंदर वाटर सील होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वाटर सील जैसे हाउस कनेक्शन में भी ट्रैप लगाते हो आप, ठीक है, सबमेन के अंदर भी ट्रैप लगाते हो। अगर आपका एक भी सिस्टम जो है आपका ट्रैप ख़राब हो गया तो आपका जो प्रॉपर रूप से जो फंक्शनिंग होती है सीवर की वो प्रॉपर रूप से नहीं होगी। इसलिए आपको प्रॉपर रूप से ट्रैप्स की मेंटेनेंस करनी है। इसी तरह से जैसे हाउस ड्रेनेज लाइन है उसकी प्रॉपर रूप से क्लीनिंग करनी है आपको हर 15 दिन 20 दिन के अंदर, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से वेंटिलेशन ऑफ सीवर का प्रॉपर रूप से करना, मैंने आपको बताया क्यों करना है एक्चुअल के अंदर कि सीवर के अंदर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और जो आपके जो है मीथेन वगैरह जो है, मीथेन वगैरह है, वो गैसें हार्मफुल होती है, वो आपको प्रॉपर रूप से बाहर निकलनी ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो एक तो क्या नुकसानदायक होगी वो, दूसरी चीज़ क्या है कि वो कभी भी जो एक्सप्लोड कर सकती है। ठीक है, वो हजारडेस होती है, आग तुरंत पकड़ लेती है, इसलिए ज़रूरी हो। साथ साथ में अगर गैस इकट्ठी हो जाती है तो वो
जो पाइप जो सीवेज जो फ्लो हो रहा है, वेस्ट वाटर जो फ्लो हो रहा है उसको भी रोक देती है। ठीक है, इसके साथ साथ में हम डिफरेंट टाइप्स की इक्विपमेंट के बारे में, नेक्स्ट जो है आपके सीवेज डिस्पोजल है, काम आते हैं। सीवेज डिस्पोजल, आप सीवेज डिस्पोजल का मतलब हो गया कि जो ट्रीटमेंट देने के बाद में, ट्रीटमेंट देने के बाद के अंदर हम उसको क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। ठीक है, आप बिना ट्रीटमेंट के तो कुछ कर ही नहीं सकते। आपने हम जो डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग करते हैं, वो टेस्टिंग क्यों करते हैं कि जो सीवेज आपको लास्ट में अल्टीमेटली होता है, अपना मकसद क्या होता है कि इसको प्रॉपर रूप से डिस्पोज करना, ताकि वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाए, नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक तो चीज़ क्या होना, हमें कंपोजिशन पता होना चाहिए, जो भी फाइनल जो होता है। अगर मैंने पहले वाले पार्ट के अंदर बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि जब हम टेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट इंडिया ने जो स्पेसिफाइड कर रखा है उससे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर इसमें इम्प्योरिटी होगी तो हमको क्या करना है, उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद के अंदर ही हमको क्या, डिस्पोज करना। तो इसलिए हमें क्या है कि जो भी डिस्पोज करने वाला सीवेज है उसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन का हमें करेक्टरिस्टिक्स का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद में सीवेज की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, स्ट्रेंथ का सिंपल सी अगर हम उसको कह दें फॉर एग्जांपल कि जैसे डीओ कंटेंट के बारे में, अगर सीवेज में डीओ मान लीजिए 10 है या 9 है, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है, या इसका मतलब ये हो गया कि वो हम आसानी से उसको डिस्पोज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए सीवेज की डीओ उसमें 5 ही है, इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा वेस्ट है, उसको हम डिस्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीवेज को डिस्पोज करने के आपके 3 तरीके हैं। एक तो आप लैंड डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको इरिगेशन के काम में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैन्योर के रूप में उसको सीवेज को काम में ले सकता है। दूसरा, हम लैंड के जो है उसमें डिस्पोज कर क्या बोलते हैं, रिवर वगैरह जो होते हैं या समुद्र वगैरह, उसमें हम डिस्पोज कर सकते हैं। इसको हम डाइल्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो लैंड डिस्पोजल हो गया और डाइल्यूशन मेथड। और डाइल्यूशन मेथड को हम अदर रूप में कहें तो हम वाटर के अंदर डिस्पोज करना भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जनरली समुद्र में करते हैं हम। ठीक है, तो समुद्र में क्या होता है, उसकी डाइल्यूशन फैक्टर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, साल्ट वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये लैंड डिस्पोजल और डाइल्यूशन मेथड, ये डिपेंड करता है कि आपके पास में ये सोर्सेज जो अवेलेबल है वो आपके कितने पास के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में रिवर आपके सीवेज डिस्पोजल की साइड के पास में है तो आप उसमें डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वांटिटी ऑफ लैंड अच्छी तरह से उपलब्ध है, जैसे जैसलमेर वगैरह के अंदर है, आपको लैंड प्रॉपर रूप से अच्छी क्वांटिटी के अंदर उपलब्ध है, तो आप लैंड डिस्पोज करते हैं। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे के अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि किस प्रकार जो हम लैंड में कर सकते हैं या डाइल्यूशन मेथड, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल रिवर के अंदर है, तो रिवर के अंदर जब हम करेंगे तो इसमें क्या क्रिया होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम नेचर एक होता है, नेचर इसको कह सकते हैं ग्रेट इंजीनियर होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, सेल्फ जैसे रिवर में हम डालते हैं या स्ट्रीम के अंदर हम सीवेज को डिस्पोज करते हैं, तो क्या होती है कि वो अपना आप ही उसको क्या करती है, प्यूरिफाई करती है। जैसे आपने कोई भी गंदगी डाली तो रिवर के अंदर क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, एक उसमें टर्बुलेंस होता है। ठीक है, और एक फ्लो होता है, एयर के रूप कंटिन्यू कॉन्टेक्ट के अंदर रहती है वो। ठीक है, तो इस प्रकार ये 4-5 तरीके होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी अगर आपने इम्प्योरिटी उसमें डाल दिया आपने, ठीक है, तो वो क्या होगा, विद इन द टाइम पीरियड के अंदर वो खुद ही क्या होती है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके अंदर प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो उसके बैक्टीरिया के द्वारा हो या सेटलमेंट के द्वारा। ठीक है, तो वो जो है इम्प्योरिटी वो समाप्त अपने आप ही हो जाती है। उसको क्या हम बोलते हैं, हम रिवर का सेल्फ प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसकी डिटेल में डिफरेंट टाइप्स के जो ग्राफ होता है, डीओ ग्राफ जो होता है, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार जो है हम रिवर का सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, इसके पश्चात के अंदर जो हम जो आपने ट्रीटमेंट, अगर फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट किए, ठीक है, और उसके अंदर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर इम्प्योरिटीज़ आ गई, तो इम्प्योरिटी को निकालने के लिए डिस्पोज करने से पूर्व हम क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट देने के लिए आपके पास में 2 तरह के हैं, एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट।
तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप करें प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जो है जनरली क्या होता है, स्क्रीनिंग, ठीक है, स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग और ग्रिड चैम्बर, ये दो चीज़ें आती हैं, वो आती है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। आप जो इन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन को शामिल कर लेते हैं तो वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप जब आप इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे स्क्रीनिंग है, ग्रिड चैम्बर के बारे में डिटेल के करेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है, जैसे आपके टैनिया वगैरह होती है, ठीक है, जो आपकी जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी थी वो स्क्रीनिंग के द्वारा रिमूव हो सकती है। ग्रिड चैम्बर के अंदर जो है आपकी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है, जैसे कंकड़ पंक्चर वगैरह जो है इनको, तो स्क्रीनिंग और ग्रिड चैम्बर जो है दोनों मिला के जो है आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है। फिर हम आ जाते हैं इनकी फंक्शन क्या होते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम आने वाले जो ये पूरा ईयर है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आपके आ जाता है आपकी एक तो क्लेरिफायर, ठीक है। क्लेरिफायर वाटर ट्रीटमेंट से और इसमें डिफरेंस है कि क्लेरिफायर, इसको हम यहाँ क्लेरिफायर बोलते हैं और उसको सेडिमेंटेशन टोगो, तो दोनों की कंस्ट्रक्शन डिटेल जो सेम होती है, बस इसमें जो सैनिटरी इंजीनियरिंग के अंदर है हम इसको क्लेरिफायर बोलते हैं। तो क्लेरिफायर का मकसद यही होता है कि जो आपके सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है, हेवी जो होती है, वो नीचे बैठ जाती है, चाहे वो आपके डिजोल्व हो, चाहे आपके कोलाइडल हो या सस्पेंडल हो। अगर हेवी होती है ग्रेविटी से तो वो नीचे बैठ जाती है। इसका मकसद ये होता है कि आपको आध घंटे तक क्या करना है कि इसको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, एकदम जिसके शांत रहना है, जिसकी वो नीचे बैठ जाए। तो क्लेरिफायर का चैम्बर का ये काम है। क्लेरिफायर होने के बाद में जो उसका आउटपुट होता है, उस आउटपुट को हम क्या करते हैं कि फ़िल्टर के अंदर करते हैं, जिसको हम ट्रिकलिंग फ़िल्टर का करते हैं। ट्रिकलिंग फ़िल्टर में फिर क्या होता है, वो पानी फ़िल्टर होता है, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें निकलती है। ट्रिकलिंग फ़िल्टर सिंपल नथिंग, कुछ भी नहीं होता है, इसमें फ़िल्टर मीडिया होता है जिसमें आपको वेस्ट वाटर को ऊपर से आपको क्या करना है, फ़िल्टर किया जाता है और नीचे जो है साफ़ पानी जो है वो आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में एरेशन टैंक है। एरेशन टैंक का मतलब ये होता है कि आपको जो वेस्ट वाटर होता है उसको एरियर से संपर्क कराना, ठीक है, जिससे कि क्या हो, उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटीज़ है वो एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज हो जाए। तो ये एरेशन टैंक कहलाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल है, ट्रिकलिंग फ़िल्टर की कंस्ट्रक्शन डिटेल वगैरह जो है वो हम इसकी डिटेल से हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एक और प्रोसेस जो है आपके, जिस प्रकार सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर ट्रिकलिंग फ़िल्टर है, इसी तरह से आपके क्या है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज क्या होती है, स्लज जो होती है उसको एयर्स के संपर्क में लाते हैं हम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज, यानी कि स्लज जो बच जाती है ट्रिकलिंग फ़िल्टर के द्वारा या जो क्लेरिफायर के अंदर नीचे जो जम जाती है उसको एयर में जब संपर्क में लाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। तो जनरली जो स्लज आती है उसके अंदर कुछ पार्ट जो है एक्टिवेटेड स्लज को डाल देते हैं और फिर उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में उसमें क्या होता है, एरोबिक डिकम्पोजिशन एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, वो उसका प्रॉपर रूप से डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो स्लज बच जाती है, ठीक है, उस स्लज को हम कैसे ट्रीट देंगे, ठीक है, बची हुई लास्ट में स्लज, सिंपल आप कह सकते हो कि जो मैन्योर होती है, खाद होती है, उसको हम स्लज बोलते हैं, जो कि जनरली ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है। उस स्लज का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे और उसको फाइनली डिस्पोज करेंगे। तो स्लज को ट्रीटमेंट, डाइजेशन और डिस्पोज करने के डिफरेंट जो मेथड है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जनरली जो स्लज जो आती है उसका मेन मकसद ये होता है कि अपन उससे एक तो क्या है कि गैस जो होती है, कुकिंग गैस वगैरह है, वो हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर ले, साथ ही जो स्लज बचती है उसको ऐसा डाइजेशन करें उसका कि वो मैन्योर के रूप के अंदर, खाद के रूप में काम में आ जाए। तो इस प्रकार जो हम इसके अंदर जो है ट्रीटमेंट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसके फंक्शन क्या होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग चैम्बर के क्या होते हैं, आपके जैसे स्क्रीनिंग कोर्स होगी, फाइन होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रिड चैम्बर होता है, ग्रिड चैम्बर में जो होता है सिंपल सी चीज़ है कि उसमें लेंथ ज़्यादा होती है,
ग्रिड चैम्बर की, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लेरिफायर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रिकलिंग फिल्टर है, ट्रिकलिंग फिल्टर भी जैसे हाई रेट हो गया, लो और आपके लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया, उसके बारे में करेंगे। एरेशन टैंक होता है, एरेशन टैंक क्या होता है, उसमें कैसे वर्क किया जाता है, एरेशन किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, एक्टिवेट स्लज को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ के अंदर जो है आपको स्लज जो है, स्लज बची हुई होती है उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा और कैसे हम करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अब इसके बाद में इम्पोर्टेंट एक 17 चैप्टर जो है वो कि जो है लास्ट है, फाइनल है कि हम जो है इस वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है इसके अंदर रूरल सैनिटेशन, जिस प्रकार हमने रूरल वाटर सप्लाई किया था वाटर सप्लाई के अंदर, इसी तरह से इसमें जो है रूरल के अंदर जो वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाता है जिससे कि एनवायरमेंटल हार्मफुल नहीं हो, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो रूरल सैनिटेशन का मतलब क्या हो गया कि गाँव के अंदर जो है प्रॉपर रूप से सैनिटेशन व्यवस्था करना। जैसे फॉर एग्जांपल जो है कि अगर ड्राई वेस्ट हो या सॉलिड वेस्ट हो उसको इकट्ठा करके कैसे इसको डिस्पोज किया जाता है, इसी तरह से वुमेन वगैरह एक्सकर्टा वगैरह जो ड्राई टॉयलेट वगैरह वगैरह उसको कैसे डिस्पोज किया जा सकता है जिससे कि पब्लिक उसकी जो हेल्थ जो है, गांव के लोगों की हेल्थ जो है वो एडवर्स इफेक्ट नहीं हो। तो जनरली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है उसका रूरल सैनिटेशन के अंदर होता है वो जो होता है कि जो आप टॉयलेट वगैरह जो है, ठीक है, टॉयलेट के अंदर आपकी यूरिनल जो होता है और टॉयलेट होता है उसकी लोकेशन कैसे होनी चाहिए और कहाँ पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिससे कि जो फ्लाइज वगैरह जो होती है या बदबू वगैरह वो आसपास के एरिया में न आए और प्रॉपर रूप से डिस्पोज हो जाए। तो ये इसमें हम रूरल सैनिटेशन में जनरली इसको इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रूरल सैनिटेशन के अंदर जो लेट्रिन्स होती हैं वो दो तरह की होती है, जिस एक तो ड्राई लेट्रिन होती है और एक होती है वेट लेट्रिन होती है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन जो ड्राई लेट्रिन है और वेट लेट्रिन होती है, इनकी लोकेशन सिलेक्शन और डिज़ाइन लाइफ इनकी अलग अलग होती है। ये अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन जो होती है और वहाँ की जो स्ट्रक्चर होती है, लोकल की जो कंडीशन होती है उस पर डिपेंड करती है कि आपको ड्राई लेट्रिन कहाँ बनानी है और वेट लेट्रिन कहाँ बनानी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जैसलमेर वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे आप ड्राई लेट्रिन आप प्रोवाइड कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे जो उसका क्लाइमेट ऐसा है कि वो जो है आराम से जो है कोई दिक्कत नहीं है, वो डिस्कम्पोज ऑर्गेनिक हो सकती है ड्राई कंडीशन। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वाटर लॉग एरिया वगैरह के अंदर करना है तो आप वहाँ पे वेट लेट्रिन प्रोवाइड आपको करना जरूरी है, ठीक है। तो ये अलग अलग हिसाब से अलग अलग होते हैं। ड्राई लेट्रिन का मतलब होता है कि जो वेस्ट होता है वो ड्राई कंडीशन के अंदर होता है और वेट लेट्रिन का मतलब होता है कि जो वेस्ट होता है, जो ह्यूमन एक्सक्रेटर वगैरह जो होता है, जो सीवेज होता है वो वेट कंडीशन होता है, यानी कि उसमें वाटर मिला हुआ होता है, ठीक है। अब जैसे वाटर लॉग एरिया है या हाई फ्लड एरिया, उसमें क्या करेंगे अपन कि वाटर लॉग एरिया या हाई फ्लड एरिया में क्या करेंगे कि जो आपकी जो सेप्टिक जो टैंक बनाओगे आप, ठीक है, वेस्ट को डिस्पोज करने का, वो वाटर टाइट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने वाटर टाइट नहीं किया तो क्या होगा, जो आपके ह्यूमन एक्सक्रेटर जो सीवेज है, ठीक है, जो वेस्ट वाटर है, वो वेस्ट वाटर क्या होगा, वो आसपास के एरिया के अंदर मिलके उसको कॉन्टामिनेट कर देगा या उसको पोल्यूटेड कर देगा। तो इसलिए क्या वो वाटर लॉगिंग एरिया के अंदर जो आपके जो टैंक होगा वो वाटर टाइट होना चाहिए, क्योंकि जब वो भर जाएगा तो उसके बाद में उसको आपको क्या करना है कि किसी टैंक के द्वारा उसको खाली करना है कहीं पे दूसरी जगह, ठीक है। तो इस प्रकार इसको प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली जो होती है आपके ये गांव के अंदर जो है, रूरल के अंदर जो है, जैसे शहरों के अंदर सेफ्टी टैंक वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो इसी तरह से गांव में एक्वा प्राइमरी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्वा प्राइमरी के अंदर एरोबिक और अनएरोबिक दोनों तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं। ये वाटर बेस होती है, ठीक है। इसकी डिटेल स्टडी जो है अपन करेंगे बाय विद डायग्राम जो है, जब अपन रूरल सैनिटेशन का आप लेक्चर देखेंगे मेरा, ठीक है, तो उसमें आपको डिटेल से पूरी स्टडी पता चल जाएगी कि किस प्रकार जो एक्वा प्राइमरी होते हैं। इसमें 3 चेंबर होते हैं। फर्स्ट के अंदर जो होता है आपके एरोबिक होता है, फिर इसके बाद में एरोबिक अनएरोबिक होता है, फिर इसके बाद में एरोबिक होता है। तो 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक और चीज़ है, इसमें सेफ्टी जो सॉकपिट होता है वो भी इनकॉर्पोरेट होता है, यानी कि ये एक तरह से कॉम्पैक्ट जो है प्राइवी होती है, ठीक है।
तो इस प्रकार हम करेंगे। इसी तरह से गांव के अंदर जैसे स्ट्रॉम वाटर है और स्लज है, वो भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे डिस्पोज कर देंगे, जैसे नालियों के द्वारा जो स्ट्रॉम वाटर को अपन करते हैं, जो स्ट्रॉम वाटर इकट्ठा करते हैं खेतों के अंदर, जो है आपको क्या करना है, उसको डिस्पोज प्रॉपर रूप से करना है। स्लज जो है उसको क्या करना है, आप मैन्योर के रूप में काम में ले सकते हो, और उसके अंदर जो है जैसे बायोगैस वगैरह जो है, ठीक है, उसके अंदर भी आप यूज़ में कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हम बायोगैस के बारे के अंदर भी, प्लांट के बारे में भी कुछ जो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो गांव के अंदर जो मेन चीज़ होती है, जैसे प्राइवी बहुत जनरली यूज होती हैं, जैसे बोर होल प्राइवी होती है, ठीक है, तो जिसकी गहराई ज़्यादा होती है, ड्राई होती है, आपके वॉल्ट होती है, वॉल्ट प्राइमरी होती है, ठीक है, वो वाटर लॉग एरिया के काम के अंदर जनरली पाई जाती है कि इसे किया जाता है। इसी तरह से बोर हो गया, आपके डीप बोर हो गया, तो अकॉर्डिंग टू शेप जो है आप जैसे खोदते हो। और गांव के अंदर एक और चीज़ है कि जब भी आप प्राइवेट बनाएं, ठीक है, तो आपको जो है वाटर टेबल का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। जैसे आपकी वाटर टेबल अगर हाई हो रही हो, तो आप जो है प्राइवेट की जो डेप्थ जो होती है, वो आप जो होल होता है, ठीक है, जो डिस्पोज करते हैं, उसकी डेप्थ कम करनी है। आपको 1 मीटर या 2 मीटर जो है वाटर टेबल से उसको ऊपर रखना है। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर जैसे ड्राई एरिया जैसे जैसलमेर वगैरह है, तो वहाँ वाटर टेबल बहुत नीचे होता है, तो इसलिए आप आराम से 30, 40, 50 मीटर भी आपको डेप्थ बोर होल की हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रॉपर रूप से कंपार्टमेंट बनाना है, ठीक है, जिससे कि फ्लाइज वगैरह का। एक और है कि रूरल एरिया के अंदर जो जनरली जो है क्योंकि इसमें कॉम्पैक्ट डिज़ाइन ही होती है, इसलिए जहाँ पे आपका मेन रहने का है उससे दूर बनाया ना जाए, जिससे कि फ्लाई वगैरह जो है बदबू वगैरह नहीं आए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको घर के जो टॉयलेट वगैरह है आपके फ्रंट में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि फ्रंट के अंदर होगा तो बदबू वगैरह आएगी। तो आप जनरली जो टॉयलेट वगैरह रूरल एरिया के अंदर बनाएं, वो पीछे की साइड के अंदर बनाएं, जिससे कि क्या हो, एक है कि विंड का डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखें आप। ऐसा नहीं हो कि आपने विंड पीछे भी बना दिया, ठीक है, और विंड आपके उस साइड के अंदर होम की तरफ आ रही हो, तो बदबू वगैरह प्रॉपर आ जाएगी, फ्लाई वगैरह उधर आने शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ है कि प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी आपको क्या करना है, ध्यान के अंदर रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम डिफरेंट जो है ये इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो है ये तो अपनी थ्योरी होगी कि हम आने वाले उसके अंदर जो है क्या क्या करने वाले हैं, कि थ्योरी के अंदर क्या क्या है पढ़नी है, ठीक है। ये अपनी कंप्लीट है, 17 यूनिट है, जो कि हम डिटेल से इस ईयर जो है पूरी स्टडी करेंगे। अब इसके साथ साथ में हमें प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। अपने टोटल प्रैक्टिकल जो है आपके 12 हैं, ठीक है। उन 12 जो प्रैक्टिकल्स है अपने पास में वेल इक्विप्ड जो है अपने पास में लेबोरेटरी अवेलेबल है, जिसमें हम क्या कि 12 क्या करेंगे, प्रैक्टिकल लेंगे। जैसे पहला है आपके रेजिडुअल क्लोरीन है, वो कैसे निकालते हैं वो अपने प्रैक्टिकल करेंगे। जार टेस्ट के द्वारा ऑप्टिमम डोज है वो निकालेंगे, ईडीटी द्वारा हार्डनेस निकालेंगे, पीएच निकालेंगे, टीडीएस वगैरह है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ वगैरह है, सॉलिड वगैरह ये निकालेंगे। आपकी टर्बिडिटी है वो अपने पास में नेप्थलोमीटर है उससे निकालेंगे। इसी तरह से टाइट्रेशन के द्वारा एल्कलिनिटी है वो अपन निकालेंगे। तो सीवेज वाटर जो है इसकी सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या है वो अपन इसके बारे में करेंगे। क्लोराइड है, सल्फेट है, बीओडी है, सीओडी है, ये सब जो है अपन कैसे निकालेंगे ये लेबोरेटरी में करेंगे। तो ये अपने पास में क्या है, टोटल 12 प्रैक्टिकल्स है। इन प्रैक्टिकल को आपको करने के लिए क्या है, मैंने अपनी बनाई हुई है, आपको जो है एक मैनुअल है, ठीक है, वो मैं आपको मैनुअल जो है व्हाट्सएप के द्वारा या आपके जो अपने जो है गूगल क्लास वगैरह है उसके अंदर मैं उसकी पीडीएफ भेज दूंगा। तो आपको क्या करनी है, उसको डाउनलोड करनी है, और उसके अंदर जो है उसमें पूरा थ्योरी दे रखी है और क्या काम आता है क्या नहीं आता है, जार टेस्ट डायग्राम वगैरह प्रॉपर रूप से करनी है। तो आपको उसको स्टडी करनी है कि किस प्रकार हमको इसको परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकल्स वगैरह जो है, ठीक है। तो ये आपके अपने प्रैक्टिकल्स है। प्रैक्टिकल के अंदर आपको इसमें एक है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डीओ डिटर्मिनेशन और डीओ है वो इसमें आपको दे नहीं रखा है, क्योंकि डीओ जो है निकालना वो बहुत आना ज़रूरी है। तो अपने पास में लैब के अंदर जो है वो डिजिटल डीओमीटर है,
उससे द्वारा हम डिजोल्व ऑक्सीजन निकालेंगे, जिससे कि आपको BOD और COD जो है वो आसानी से आप निकाल पाएंगे बिना आपके जो है DO के आप जो है उसको नहीं। DO जो है आपके डिजिटल है अपने पास में, आप चाहें तो DO जो है उससे टाइट्रेशन के द्वारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो आपको जो मैनुअल मैंने जो बनाई है उसमें पूरा डिटेल से दे रखा है, ठीक है। इसके साथ साथ में वही फिर आगे आपको रेफरेंस बुक्स जो है अगेन एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है हिंदी के अंदर जो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हिंदी के अंदर आप गुरुचरण सिंह और जो गुप्ता जी हैं उनकी आप जो है हिंदी की बुक रेफ़र कर सकते हैं। और इंग्लिश के अंदर जो है जनरली यूज़ जो हुआते थे वेस्ट वाटर या वाटर सप्लाई इंजीनियर की SK गर्ग साहब की है, आप BC पूर्णिमा सर की यूज़ कर सकते हैं। आप ये जो है इसको आप जो है किसी भी बुक से सेलर है उसको बताएंगे इन बुक के नाम, तो आपको बुक उपलब्ध करा जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार है ये आपके अपन मेन तरीके से क्या पढ़ने वाले हैं इस साल जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर जो ये आपको मैंने इन 3 लेक्चर में बताने की कोशिश की है। ये रेफरेंसेस बुक्स जो है और ये वाले जो हैं कंटेंट हैं जो कि आने वाले लेक्चर के अंदर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। थैंक यू।